हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो गाइस, जब आज मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था तो यहाँ पे मुझे एक ये पॉइंट लगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे ना बात हुई है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। अब बहुत सी चीजें होती हैं यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन में, क्या क्या चीजें होती है आगे मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बताऊंगा कि भाई इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और क्या क्या चीजें हम लोग कवर करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्यों है भारत में, कितना है भारत में, और यहाँ पे NFHS यहाँ पे आपका जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? वित्तीय समावेशन। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो आपका बॉय है, चाहे वो आपका गर्ल हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे मैन हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसको विदाउट उसके बैकग्राउंड को जाने, विदाउट उसकी स्थिति को जाने, उसके पास ये एक्सेस होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल सर्विस जैसे कि बैंकिंग, लोन, इन्वेस्टमेंट या फिर इंश्योरेंस, वो उसको सूटेबल, अफोर्डेबल और टाइमली तरीके से मिल पाए। अगर आप सिंपली बोलोगे, अगर हम ये देखते हैं किसी देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन अच्छा इसलिए है क्योंकि उस देश में उस व्यक्ति की बिना पृष्ठभूमि जाने, बिना उसका बैकग्राउंड जाने, बिना उसकी परिस्थिति जाने, उसकी सारी सुविधाएं उसको समान रूप से पहुंचती है। जैसे कि बैंकिंग हो गया, ऋण हो गया, जैसे कि आपका लोन, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जैसी जो वित्तीय सेवाएं होती है ना, उसके लिए किफायती रूप से यानी कि लो कॉस्ट में उसको मिल जाती है। ठीक है, और समय से उसको मिल जाती है और उचित रूप में उसको मिल जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा कि भाई डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ना 2015 में यूनाइटेड नेशन ने ये बोला कि अगर ग्लोबल यानी कि आप बोलते दुनिया का अगर आपको भला करना है तो आपको ये 17 गोल चाहिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसे 2030 तक कंप्लीट करना है, ये भी बोला गया है। और हर देश अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजें यहाँ पर ये करता है। जैसे कि भारत सबसे ज्यादा इस चीज पे फोकस करता है, इस चीज पे फोकस करता है, ओके, और क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा फोकस करता है भारत। तो वैसे ही जो देश जिनका क्लाइमेट अच्छा है तो वो किसी और चीज पे फोकस करेंगे, है ना। भारत तो वैसे ज्यादातर सब में ही फोकस करता है क्योंकि अभी भारत डेवलपिंग कंट्री है। एजुकेशन पे भी फोकस करता है, किसी देश का मान लो एजुकेशन बहुत अच्छा है तो वो और चीजों पे फोकस करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो जेंडर इक्वालिटी, यहाँ पे आपको जेंडर इक्वालिटी मिल जाएगा 5 में। जेंडर इक्वालिटी के अंतर्गत ही आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन भी मिलेगा, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी का मतलब है जो लैंगिक भेदभाव है उसको खत्म करना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं जी, खाना तो सिर्फ लेडीज ही बनाएगी, जेंट्स नहीं बनाएगा, वो घर से बाहर जाएगा काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। आजकल वुमेन और मैन दोनों ही मिलके काम कर सकते हैं, दोनों ही ऑफिस जा सकते हैं, दोनों ही CEO बन सकते हैं, दोनों ही ऑफिसर बन सकते हैं और दोनों ही अपनी प्राइवेट लाइफ जी सकते हैं। ऐसा कुछ आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, भारत में जो इक्वालिटी है बिटवीन मैन एंड वुमेन वो बढ़ती जा रही है। आज की डेट में हम वुमेन को किसी भी स्थिति में किसी भी चीज में कम नहीं देखते हैं। तो ये टोटल 17 गोल है, जिसमें आपको पुअर्टी खत्म करनी है, हंगर यानी कि जो भूखमरी है उसको खत्म करना है, अच्छी हेल्थ के बारे में बोला गया है, क्वालिटी एजुकेशन बोला गया है, जेंडर क्वालिटी के बारे में बोला गया है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि जो आपका साफ सफाई है उससे संबंधित, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आपको बस क्लीन एनर्जी का मतलब है आपको विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंट आपको क्लीन एनर्जी जनरेट करनी है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो किसी भी व्यक्ति की, इंडस्ट्री हो, इनोवेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो उस देश में, तो वहां पर नौकरियां बनेंगी, इनइक्वालिटीज को कम करा जाए। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज ये होनी चाहिए आपके पास। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन यानी कि आप ऐसा नहीं कि कितना भी ज्यादा प्रोड्यूस कर दे रहे हो, कितना भी ज्यादा कंजप्शन कर सकते हो, वो आपका रिस्पॉन्सिबल यानी कि रेगुलेट होना चाहिए। क्लाइमेट आपको देखना है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, उस पर आप वर्क करिए। लाइफ बिलो वाटर यानी कि आपने ओशंस को भी देखना है, ओशंस को बिल्कुल पोल्यूट नहीं करना है। लाइफ ऑन लैंड यानी कि आप देखोगे भाई जो जमीन है उसमें भी आपने, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, दोनों के जीवन के बारे में सोचना है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन यानी कि शांति, न्याय, ये सब अच्छा होना चाहिए किसी भी एक देश में। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और जितने भी ये 16 के 16 गोल हैं इन सब में आपने पार्टनरशिप करनी है और एक यहाँ पे आपने चीज को फॉलो करना है। अच्छा, भारत की ना जेंडर गैप इंडेक्स थोड़ा खराब ही बोल सकता हूं मैं यहाँ पर। अब पहले चीज तो आप समझ लीजिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल 2023 का आ चुका है, जिसमें 146 कंट्रीज को लिया गया था, 127 भारत का रैंक है। भारत ने यहाँ पर आप देखोगे 5, तो यहाँ पे 135 ये हो गया, ओके। तो 8 अंकों की बढ़ोतरी करी है
2022 से, और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। पहली बात तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें क्या क्या चीजें इवेल्युएट होती है, क्या क्या चीजें यहाँ पे चेक करी जाती है किसी देश की, उसकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो महिला है और पुरुष है उन दोनों के बीच में इकोनॉमी को लेकर कितना पार्टिसिपेशन है। मान लीजिए किसी गांव में 10 मैन है और किसी गांव में 2 वुमेन है, तो ये 10 मैन काम करते हैं और 2 वुमेन काम करती है, तो यहाँ पे आप देख लो कितना है यहाँ पर, तो ये 20% है वुमेन का पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एजुकेशन अटेनमेंट, यानी कि मैन और वुमेन के बीच में एजुकेशन कितनी है भाई, मान लीजिए 10 मैन है और 2 वुमेन है, तो 10 मैन स्कूल जाते हैं और 2 वुमेन स्कूल जाती है, तो यहाँ पर भी 20% आएगी आपकी एजुकेशन। हेल्थ एंड सर्वाइवल, भाई जो लड़कियों की हेल्थ है, उनका सर्वाइवल रेट है वो कितना है मैन के मुकाबले। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, क्या आपने उनको राजनीति में ले रखा है, क्या आपने उनको बड़े बड़े पद दे रखे हैं, क्या आपने उनको मंत्री पद दे रखा है, क्या आपने उनको ऐसे पद दे रखे हैं। भारत में तो सबसे बड़ा जो पद है राष्ट्रपति का वो वुमेन के पास है। ओके, इंडिया ने ओवरऑल 127 रैंक अचीव करी 146 कंट्रीज में 2023 में, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इंडिया का इंप्रूवमेंट किसमें हुआ है भाई, वेजेस एंड इनकम में। पहले क्या होता था कि पुरुषों की आय अधिक होती थी महिलाओं से सेम काम के लिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सेम वेजेस फॉर सेम वर्क यहाँ पे लागू हो चुका है। वुमेन्स का सीनियर पोजीशन पे आना स्टार्ट हो गया है, टेक्निकल रोल्स पे भी आना स्टार्ट हो गया। वुमेन क्या करती है, जहाज बनाती है, वुमेन क्या करती है, प्लेन उड़ाती है, तो टेक्निकल रोल्स में भी वुमेन्स की जो भागीदारी पार्टिसिपेशन है वो बढ़ी है। ओके ओके, अब यहाँ पर 2022 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये स्लाइटली ड्रॉप हुआ है, ऐसा ये कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है, आइसलैंड में बहुत कम लोग रहते हैं, ज्यादा लोग रहते नहीं है, तो इसलिए हमेशा ये टॉप पे ही रहता है। ओके, 14 साल से ये टॉप पे ही आ रहा है। अगर मैं भारत के पड़ोसी देशों की बात करूं जहां पे महिलाओं की स्थिति कैसी है, तो भारत के बाद पाकिस्तान सबसे बेकार है, श्रीलंका में हमसे अच्छी स्थिति है, बांग्लादेश में हमसे अच्छी स्थिति है, चाइना में भी, भूटान में भी और नेपाल में भी हम इन सब से पीछे हैं, लेकिन पाकिस्तान से हम लोग ऊपर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति और ज्यादा खराब कही जाती है। भारत में सबसे बड़ी चीज जब हमने देखा कि वुमेन्स के पास अपना खुद का यहाँ पे अकाउंट आया, उनके पास खुद का अपना बैंक अकाउंट आया, तो वो आया प्रधानमंत्री जन धन योजना से, जो कि 2014 में लॉन्च हुई थी, और इसने भारत में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाला है, यानी कि एक बहुत अच्छा इंपैक्ट डाला है वुमेन्स के प्रति, जहां पर वुमेन्स ने अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोला था। 28 करोड़ वुमेन्स ने जनवरी 2024 तक अपने अकाउंट खोल दिए हैं और वो अपने अकाउंट की ओनर हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत सारे स्टेप से आता है भारत में, जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसके तहत हमने फ्री में उनको अनाज दिया है। एनआरएलएम, डे एनआरएलएम बोलते हैं ना, देन जो आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ओके, इसके तहत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें भी उनको मिलता है। स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है वुमेन्स को, जिसके तहत होता है स्किल इंडिया मिशन। मिशन शक्ति के तहत उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हर जो माँ होती है, वो लैक्टेटिंग मदर जो होती है, जब उसके पेट में गर्भाशय में बच्चा होता है, तब उसको यहाँ पे पौष्टिक आहार दिया जाता है भारतीय सरकार के द्वारा। अब यहाँ में ना एक ये सर्वे जो कि आपको समझना है, एनएफएचएस, ये ना आप ये बोलोगे कि ये पोल खोल देता है हर एक चीज की। ओके, पहली बात तो कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कराया जाता है, हर 3 साल में करवाया जाता है। पहली बार इसको 1992-1993 में करा गया था, फिर आई थिंक दूसरा वाला 1998 में आया था। अभी 2023-24, 22-23 वाला भी बोल सकते हो आप, ये जो NFHS6 है, ठीक है, NFHS6 है, ये आ चुका है आपका, ये देख रहे हो आप, 2023-24 वाला है, अभी पूरी तरीके से नहीं आया, लेकिन हाँ इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है हमारी जनसंख्या से रिलेटेड, हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड, और इसने खुद यहाँ पर डेटा जो बताया है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बताया है। ओके, इंडिया का हर स्टेट का भी बताया इसने अलग से, तो यहाँ पे अच्छा हम क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सरकार को मदद करता है कि आपने कौन सी स्कीम में किस चीज को फोकस करना है। भारत में अभी कौन सी चीजें खराब है, जैसे मान लो यहाँ पे टोटल 14 इंडिकेटर यहाँ पे ही दिखाता है, ये 4 इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत आपको 2-2, 3-3, 4-4 इंडिकेटर्स मिलेंगे। फर्टिलिटी एंड फैमिली प्लानिंग के तहत यहाँ पे आपको माताओं के बारे में मिलेगा। मैटरनिटी एंड डिलीवरी केयर, भाई यहाँ पे आपको मोर्टेलिटी रेट मिलेगा। चाइल्ड वैक्सीनेशन यहाँ पर है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट आपको 2 टाइप के, 3 टाइप के मिलेंगे। ओके, बिलो 5,
अबव 5 ऐसे करके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुल 14 इंडिकेटर्स मिलेंगे, इन्हीं चारों के अंतर्गत यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सरकार को ना हेल्प करते हैं। पर्टिकुलरली ये एनएफएचएस फोकस करता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को, बच्चों की स्वास्थ्य और एक मादा की। ओके, अब यहाँ पे ना आपको ये समझना है कि जो ये एनएफएचएस का डाटा है ये सरकारें लेती है ताकि वो अपने आने वाली स्कीम में फोकस कर पाए कि हमको किस सेक्टर में ज्यादा फोकस करना है, हमें कौन सी ऐसी स्कीम लानी है जिसके तहत यहाँ पर आप ये समझ पाएंगे कि भारत का समावेशी विकास कैसे हो पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल डेवलपमेंट कैसे हो पाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल सकते हो आप उसको। एनएफएचएस प्रोवाइड करता है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डाटा, रिलायबल डाटा होता है, कंपेरेबल डाटा होता है 2022-23 का, फिर 2024-24 का, वहां पे सब दिखाते हैं वो लोग। डायनेमिक्स होते हैं पॉपुलेशन के, ओके, हेल्थ इंडिकेटर होते हैं, सारी चीजें। और यहाँ पे जो भारत के लिए पॉलिसी बनाते हैं वो इसको चेक करते हैं, उसी के तहत ही पॉलिसियां बनती है भारत में और उसी के तहत ही उस सेक्टर पे वर्क होता है, जिससे यहाँ पे हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये था गाइज हमारा आज का एडिटोरियल का एनालिसिस जो मैंने आप लोग को बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको किस चीज की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।